हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको पीजी कोर्सेज के लिए बीएचयू में किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये वीडियो मैं पहले भी बना सकता था, क्योंकि कई बच्चों का कई कोर्सेज में जो बीएचयू में भी पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम हुआ 6 सेमेस्टर का और उनका जो ग्रेड कार्ड नहीं आया था, इसलिए मैं वेट कर रहा था और कुछ प्रॉब्लम्स और आ रही थी और वो प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व हो चुका है और सभी का जो है अब ग्रेड कार्ड भी आ चुका है। तो मुझे लगा कि ये जो टाइम है अब सही है वीडियो बनाने का। पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप बीएचयू की स्टूडेंट हैं तो भी बताऊंगा, अगर आप बीएचयू की स्टूडेंट नहीं है मतलब यूजी आपने अगर बीएचयू से कंप्लीट किया है तो भी बताऊंगा, और अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से किसी और कॉलेज से अगर आपने अपना यूजी कंप्लीट किया है तो भी आप कैसे करेंगे, तो दोनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन जो है आप किस प्रकार से करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे वो भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, और पूरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो पूरा हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसमें कि कैसे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर होने वाला है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट रहे हैं मतलब आपने यूजी जो है वो आपने यूजी प्रोग्राम अगर यहाँ से बीएचयू से किया है तब भी, अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से कर रखा है या कॉलेज से कर रखा है, और अगर आप पीजी में यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो भी किस प्रकार से करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और है कि कुछ बच्चों का जो है अभी हो सकता है कि आपका जो है वो ग्रेड कार्ड, अगर आप पढ़ रहे होंगे मतलब अगर बीएचयू में पढ़ रहे हैं तो आपका हो सकता है कि ग्रेड कार्ड किसी कोर्स में अभी लास्ट सेमेस्टर का ग्रेड कार्ड ना आया हो, लेकिन कुछ दिन में आ जाएगा। जैसे मेरा भी मेरा जियोग्राफी था, ठीक है, तो मेरा जियोग्राफी का कल ही आया है, लास्ट सेमेस्टर का तो कल ही आया है। हो सकता है कि आपका अभी ना आया हो बट कुछ दिनों में आ जाएगा। तो अभी 16 जुलाई तक टाइम है, अभी 16 जुलाई तक टाइम है, तो आप 16 जुलाई तक अभी वेट कर सकते हैं, अभी आपका आ जाएगा कुछ ही दिनों में। आपका जो है वो आपका जो ग्रेड कार्ड है वो आ जाएगा। अगर आप बीएचयू से नहीं है, अगर आपका वहां पर ईयर वाइज चलता है कोर्स, यहाँ पर जो है सेमेस्टर वाइज चलता है, तो अगर आपका ईयर वाइज चलता है तो वो भी मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है, सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको अपलोड करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो सारा मैं इसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत हम लोग करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। अब एक बात ध्यान देना है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये क्या है, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर बीएचयू में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक काउंसलिंग आपको कराना पड़ेगा। उस काउंसलिंग में सबसे पहला प्रोसेस है आपको यहाँ पर ऑनलाइन पहले वेबसाइट पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पीजी कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीईटी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे के प्रोसेस के लिए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है और उस टाइम जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे आप, तो आपने अगर बीएचयू को सिलेक्ट किया होगा, अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे एनटीए की वेबसाइट से, ठीक है, तो वहां पर अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पर अगर आपने बीएचयू को एज ए प्रेफरेंस अगर आपने सिलेक्ट किया था तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया था तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आपका यहाँ पर एडमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया था तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन भरने के टाइम, एप्लीकेशन के टाइम अगर आपने बीएचयू को सेलेक्ट किया था, ठीक है, जो प्रेफरेंस अपना, तो आप यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है और एप्लीकेशन के टाइम में बीएचयू को सिलेक्ट किया था तो आपका स्वागत है। और यहां पर हम लोग अब करेंगे रजिस्ट्रेशन। पहले हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया पीटी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहां पर अब हम यहां पर देखिए कुछ चीजें यहां पर लिखा हुआ है, जो सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने एनटीए के सीयूटी 2023 फॉर्म को भरने के समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विकल्प चुना है और परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित परीक्षा में वह सम्मिलित हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है और अगर आपने बीएचयू को सिलेक्ट किया है एज ऑप्शन, एज अ प्रेफरेंस, तभी आप इसको मतलब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट के बारे में, तो वो भी मैं डिटेल में भी बता दूंगा। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, साइज में मैं बताऊंगा कितना होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर होना चाहिए आपके पास, और ये 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। ये जन्म प्रमाण पत्र के लिए ये मांगा जाता है। ठीक है, और 12वीं का अंक पत्र और वैसे ही स्नातक का अंक पत्र, सभी सेमेस्टर का अंक पत्र,
ठीक है। और बाय द वे अगर आपके पास नहीं है तो वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना है। जाति, आय होना चाहिए आपके पास, जाति होना चाहिए, आय। देखिए आय जो है वो एसटी और एससी के लिए है बस, ठीक है। अगर आप ओबी से आते हैं, ओबीसी से, ठीक है, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये जो आय वाला है, यहाँ पर आय वाला आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करना होगा, आपको बस कास्ट सर्टिफिकेट और आपको ईडब्ल्यूएस। अगर आप जनरल से हैं तो फिर कुछ नहीं भरना होगा, बट यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीएस से हैं, ओबीसी से हैं, ठीक है, सॉरी ओबीसी से हैं तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर जाति, और अगर आप एसटी एससी से हैं तो आपको आय का भी प्रमाण पत्र वहां पर जमा करना होगा, मतलब सबमिट करना होगा। और स्थानांतरण मतलब टीसी-सीसी का यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर टीसी और सीसी के लिए आप अंडरटेकिंग भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि और जैसे पासपोर्ट, ये फोटो हो गया, हस्ताक्षर हो गया, अंक पत्र प्रमाण, ये जो अंक पत्र है, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए आप यहाँ पर ये भी है आय जाति, इनके लिए आप अंडरटेकिंग नहीं भर सकते हैं, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन ये जो चरित्र प्रमाण पत्र टीसी और सीसी की बात करते हैं तो ये आप अंडरटेकिंग भी भर सकते हैं, जब आप फिजिकली जब आएंगे काउंसलिंग के लिए तो उस टाइम आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और इसका डिटेल में भी मैं जब सबमिट करने लगूंगा पूरा डॉक्यूमेंट तो वो मैं बताऊंगा वो चीज़ें। यहाँ पर और भी चाहे तो आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है, आप यहाँ पर क्लिक करके बुलेटिन पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है पढ़ने की उतना, बट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का 16 जुलाई है, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक करना होगा, पहले क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन पहले करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर पहले क्लिक करेंगे क्योंकि पहले से हमने कभी किया नहीं है, तो पहला बार हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ ओके पर हमको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अब आपसे मांगा जाएगा एनटीए का एप्लीकेशन नंबर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको अपना सही एप्लीकेशन नंबर लिखना है। मैं यहाँ पर बस आपको डेमो दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी यहाँ पर अभी भर देता हूँ, ठीक है। यहां पर मैंने ये भर दिया, ठीक है। अब इसी को यहां पर रीटाइप कर देना है, तो मैं उसी को ठीक है, ये मैंने कर दिया। फर्स्ट नेम यहां पर मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूं, तो मैं कुछ भी यहां पर भर दे रहा हूं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहां पर कुछ भी मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं, 2000। आप अपना डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। आगे जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर दीजिएगा। फादर का नाम, तो यहाँ पर मैं यहाँ भी कुछ भी भर रहा हूँ अभी, बस डेमो दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर ईमेल हमको सही भरना होगा, क्योंकि ईमेल पर हमारा जाएगा एक्टिवेशन जो कोड होगा, एक ओटीपी के फॉर्मेट में जाएगा आपके ईमेल आईडी पर। तो आपने जो ईमेल आईडी दिया था एप्लीकेशन भरने के टाइम में, जब आपने एनटीए का एप्लीकेशन जब सबमिट किया होगा, उसमें जो दिया है कोशिश करिएगा कि वही वाला आपका यहाँ पर ईमेल आईडी रहे। तो मैं यहाँ पर मैंने एक अलग से क्रिएट किया है, तो मैं वही यहाँ पर भर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना ईमेल आईडी जो है यहां पर दे दिया है, ठीक है। मैं एक बार मैच कर लेता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर एक स्ट्रांग पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, तो आप मान लीजिए मैं अपने ही नाम से बना देता हूं। एक कैपिटल लेटर कर लीजिएगा, और फिर स्मॉल लेटर्स, और एक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, फिर यहां पर कुछ न्यूमेरिक, ठीक है, नंबर्स। तो यहां पर मैंने ये कर दिया, फिर से उसी को रिपीट करना होगा, ये। अब यहां पर देखिए आपको कंट्री कोड है, यहां पर मोबाइल नंबर देना होगा, तो मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी है, तो मोबाइल नंबर यहां पर लिखना होगा, ठीक है। तो मैं जो यहां पर जो आप सभी के लिए हेल्प के लिए यहां पर एक नंबर आता है सिटी कॉन्सेप्ट का, वही मैं यहां पर दे देता हूं। एक सेकंड बताइएगा वो वाला नंबर, फोन नंबर 91 से शुरू है ना, 965122 407। तो ये सिटी कॉन्सेप्ट का आप सभी के लिए मतलब ये जो है हेल्प नंबर, आप हेल्पलाइन नंबर समझ सकते हैं, सिटी कॉन्सेप्ट का है। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप इस पर फोन करके आप यहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में अगर आपको दिक्कत आती है, हालांकि हम तो सब यहां पर बता ही रहे, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो इस पर फोन करके आप यहां पर बात कर सकते हैं। यहां पर ये कैप्चा मैं यहां पर फिल कर देता हूं,
अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर सिंपली साइन अप पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखिए सारा डिटेल जो है वो आ जाएगा। एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि जो आपने जो भरा था क्या वो सही है या गलत है। तो एक बार इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो ईमेल आईडी अगर ये गलत रहेगा तो फिर आपको जो एक्टिवेशन कोड है वो नहीं मिल पाएगा। मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। अब जो एक्टिवेट करने के लिए, अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर हमको जो है अब एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा पहले तो यूजर नेम और फिर इंटर एक्टिवेशन कोड या फिर ओटीपी। तो ओटीपी आपके ईमेल पर जाएगा। तो मैं पहले तो यहाँ पर यूजर नेम डाल देता हूँ जब मैंने यहाँ पर ईमेल डाला था। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये फिल कर दिया है, ये हो गया। अब यहां पर हमको डालना होगा ओटीपी। तो ओटीपी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो यहां पर ओटीपी हमको मिल चुका है, तो मैं ओटीपी यहां पर फिल कर देता हूं। अब मैं कर दूंगा सबमिट। ये हो चुका है सबमिट। अब यहाँ पर देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। तो अब जो है हमारे अकाउंट जो है वो रजिस्ट्रेशन जो था, पहला प्रोसेस जो था कि आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट करना है, तो वो हमारा हो चुका है। अब हम सिंपली कर सकते हैं यहाँ से लॉगिन। तो अब जो है अब न्यू यूजर नहीं है हम, पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पर जो पहली बार का एक्टिवेट योर अकाउंट वो हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम चले जाएंगे यहाँ पर लॉगिन वाले पर। तो हम करेंगे सीधा सीधा लॉगिन। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देंगे और फिर पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था, जो हमने बोला था कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो आपको क्रिएट करना है, तो वो पासवर्ड यहाँ पर आप दे देंगे, उसी से ओपन होगा। तो अब मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो मैं इसको फिर से फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दूंगा। तो अब मैंने यहाँ पर लॉगिन कंप्लीट कर लिया है। पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, न्यू रजिस्ट्रेशन। अब हमने क्या किया, अकाउंट को फिर एक्टिवेट कर लिया। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर लॉगिन पर हमने क्लिक करके लॉगिन वाला जो है पोर्टल ओपन कर लिया। ठीक है, लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर कंप्लीट ऑल द स्टेप्स 1 to 5, मतलब 1 से 5 तक आपको कंप्लीट करना है। सारा जो प्रोसेस है वो स्टेप 2 में आपको करना है। जितना भी प्रोसेस आपको यहाँ पर करना होता है, मेन काम जो है वो यहाँ पर है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 2 में जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए रहेंगे, जो भी अपना नाम पता सारी चीज़ें अपना डिटेल देंगे, ठीक है, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, सारी चीज़ें भरेंगे। इसके बाद जो है वो प्रीव्यू कर पाएंगे आप तीसरे स्टेप में। और चौथे स्टेप में आपको मेक पेमेंट करना है। फिर
पेमेंट करने के बाद आप प्रेफरेंस भर पाएंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट उतना ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, तो सीधा हम यहाँ पर चलते हैं माई एप्लीकेशन पर। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ माई एप्लीकेशन पर। अब देखिए यहाँ पर प्रोसीड करने के लिए तो हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर सब मैंने मतलब सब पढ़ लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एड द फॉर्म कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये खुल करके आ गया है। तो 7 स्टेप में आपका जो पूरा डिटेल है, एकेडमिक डिटेल हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड, एजुकेशनल डिटेल, एप्लीकेट डिटेल, और फिर सारी चीज़ें प्रोग्राम के बारे में सिलेक्शन, और बैंक अकाउंट डिटेल, प्रीव्यू, कंफर्म, सारी चीज़ें जो है ये 7 स्टेप में आपको जो है कंप्लीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला हम एप्लीकेंट्स डिटेल पर क्लिक करेंगे और अपना जो है एप्लीकेंट का डिटेल जो है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला आ रहा है, पहला देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी काउंसलिंग 2023। तो कैंडिडेट का नाम जो पहले आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम भरा था, न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वही सारी चीज़ें जो है इसने क्या किया, पूरा जो है ऑटोमेटिकली फिल कर लिया। अब यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर देता हूँ, यहाँ पर ये कर दिया मैंने। और यहाँ पर एक चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। सर्टिफिकेट डेट ऑफ इश्यू शुड बी 1/7/2022, मतलब कि डेट ऑफ इशू जो होना चाहिए सर्टिफिकेट का वो आपका 1/7/2022 के बाद का होना चाहिए, मतलब 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर इससे पहले का है तो ये बोल रहे हैं कि हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। 1 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए, 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए आपका ये जो सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू है वो। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट तो EWS, STSC से है तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर दे देंगे। तो उसका आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू डालना पड़ेगा कि किस दिन इशू हुआ था। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, उससे पहले का है, तो कह रहे हैं कि आप जो है वो जुलाई 2023 का आप लेकर के आइएगा। मतलब कि अभी आपके पास नहीं भी है तो आप कोई भी डेट का है आप यहाँ पर भर सकते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आएंगे, फिजिकली जब प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा क्या, जो जुलाई 2023 में बना होना चाहिए, ठीक है। मतलब आफ्टर जुलाई 2023 यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑन और आफ्टर जुलाई 2023, तो या तो जुलाई में बना हुआ चाहिए, जुलाई के बाद का होना चाहिए। तो अभी आपके पास अगर टाइम है तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग अभी होने में टाइम है, तो आप बनवा लीजिएगा। अभी आपके पास अगर पुराना वाला है कोई, तो उसी का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू यहाँ पर डाल करके इसको प्रोसीड कर सकते हैं, और उसी को बाद में आप रिन्यूअल करा लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है EWS के लिए तो सेम ही रहता है, सेंट्रल वाला ही बनता है। बट अगर आप OBC से हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपना जो सर्टिफिकेट बनवाएं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो जो अथॉरिटी जो वहाँ पर साइन करती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो होना चाहिए, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये जो OBC आप सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करेंगे वो कोशिश करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो इशू होना चाहिए, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं तो आपके पास सेंट्रल वाला होना चाहिए। अब देखिए OBC एनसीएल यहाँ पर कर दिया। अपडेट अब मैं कुछ भी अभी फिलहाल कर देता हूँ, मान लीजिए 4/2023 कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और सर्टिफिकेट नंबर मुझे तो बस ऐसे ही कुछ भी यहाँ पर बस डेमो के लिए दिखाना है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी अभी सिलेक्ट कर देता हूँ, भर देता हूँ, ठीक है। ये रहा सर्टिफिकेट नंबर, ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, चलिए मैं इतना ले रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, हो सकता है हो जाए। तो यहाँ पर फिर डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक कर देना है कि आपने जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी आप करेंगे वो सब वैलिड होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ ये ऑलरेडी मैंने भरा था पहले, तो ये ले लिया है, मेल हो गया। नेशनैलिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, तो इंडियन कर दिया। दिव्यांग है, अगर नहीं है तो ठीक है तो आपके पास ये जो है इसका भी डॉक्यूमेंट बाद में अपलोड करना होगा। अगर आप यहाँ पर येस कर देते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर येस कर देता हूँ, येस, तो आपसे यहाँ पर कि यहाँ पर फिजिकली ये येस किया ना, तो बाद में आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जाएगा, ठीक है। फिजिकली चैलेंज के पास जो आपके पास PWD जो आपके पास होता है यहाँ पर सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। वैसे ही ये जो PWD हो गया, अगर स्पोर्ट कोटा से हैं या फिर BHU एम्प्लॉय वार्ड से हैं, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें येस कर देना है। फिर उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। अगर यहाँ नहीं तो आपको जब फिजिकली प्रेजेंट होंगे काउंसलिंग के टाइम तो वहाँ पर देना होगा। तो मैं अभी यहाँ पर नो करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप हैं तो आप येस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा आता है यहाँ से शुरू होता है, देखिए, हैव यू कंप्लीटेड योर क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम BHU फॉर क्लेमिंग इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस इन PG एडमिशन। क्योंकि प्रेफरेंस दिया जाता है, अगर आप UG BHU से कंप्लीट किए हैं तो आपके लिए प्रेफरेंस रखा जाता है, ठीक है, कुछ सीटों में आपके लिए प्रेफरेंसेस मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर
यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप यूजी जो है अगर आपने कंप्लीट किया है, ठीक है, बैचलर्स डिग्री अगर आपने बीएचयू से कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर कर देंगे क्या, यस कर देंगे सिंपली। अगर आपने नहीं किया है तो आप नो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर अभी यस करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम आ रही थी। हमारे जो कई सारे मित्र हैं, साथी हैं, उनको जो है प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं, तो उनको जो है कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो मैंने कहा, उन लोगों को कहा था कि थोड़ा वेट कर लो, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बीएचयू एग्जाम रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर चाहिए लास्ट पास आउट एग्जाम। तो आपने बीए जो कंप्लीट किया है या फिर बीएससी कंप्लीट किया होगा बीएचयू से, तो आपके पास एक रोल नंबर होगा, एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जैसे ही फिल करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। पहले क्या होता था कि जब आप फिल करते थे यहाँ पर तो आपको प्रॉब्लम आती थी। जब हम फिल करते थे यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी, देखिए। तो मैंने क्या किया है कि आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो है पहले से भर रखा है, उसको मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी। पहले यहाँ पर जैसे ही बच्चे यहाँ पर ये वाला भर रहे थे, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया कि यस मैं हूँ बीएचयू का स्टूडेंट, मतलब मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, बैचलर्स डिग्री मैंने वहीं से किया है। इसके बाद यहाँ पर जब हम लास्ट एग्जाम का जो हम यहाँ पर डाल रहे थे, जो हमारा एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है 20-22, ठीक है, ये करके 1, जो भी अब आगे आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ऑनर्स उस हिसाब से होता है, ठीक है। हमारा ज्योग्राफी था तो यहाँ पर जीजी था, ठीक है, जीजीआर। तो ये जो इस तरीके से होता है हमारा रोल नंबर, ये रोल नंबर जैसे ही हम फिल कर रहे थे तो ये इनवैलिड बता रहा था, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अगर अब आप भरेंगे यहाँ पर, अब आकर के अब ये जो इशू जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो जब आप यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर अगर आप यहाँ पर फिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आपको बता देगा कि आप किस कोर्स में पढ़ रहे थे। तो मैंने यहाँ पर अपना डाल के देखा था, तो मेरा जो है यहाँ पर बता दिया था कि प्रोग्राम जो है वो बीए ऑनर्स सोशल साइंस ज्योग्राफी में मेरा था। तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इन्होंने इसको जो है वो वेरीफाई करके बता दिया था कि आपका जो है कोर्स जो है इसमें आपका था, ठीक है। तो जैसे ही आप रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे आपका कोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो वो प्रॉब्लम जो पहले आ रही थी वो अब सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो उसके लिए अब परेशान नहीं होना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो अब आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग थे कहाँ पर थे, ठीक है, यहाँ थे। तो यहाँ पर तो आप यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर ये आप भर दीजिएगा। भरने के बाद यहाँ पर अगर आपको कभी पुलिस ने अरेस्ट किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर वो भी भर दीजिएगा। अच्छा, मैं इनरोलमेंट नंबर कुछ भी अभी भर के देखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर भर के देखता हूँ, अभी एक बार ट्राई कर लेता हूँ भर करके। ठीक है, कुछ भी अभी भर देता हूँ फिलहाल। अच्छा, लेकिन ये सही भरेंगे तभी लेगा, गलत भरूंगा तो नहीं लेगा। और मैं किसी का भर भी नहीं सकता क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं भर नहीं सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए आपको दिखा दिया कि वो जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो अब वो सॉल्व हो चुकी है, तो आपको प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आपको भर देना है, जैसा जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर हो। आपको पुलिस ने कभी अरेस्ट किया तो आप सेलेक्ट कर देंगे कि किया है कि नहीं किया है, तो नो कर दीजिएगा, नहीं किया होगा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्रिमिनल केस पेंडिंग है, नहीं है, ठीक है। ये सब हैव यू एवर बीन पनिश्ड बाय इंस्टीट्यूशन, तो नो कर देंगे। स्पोर्ट कोटा है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नहीं है। आइडेंटिटी टाइप अगर कुछ है तो आप यहाँ पर देखिए कई सारे आइडेंटिटी आप यहाँ पर भर सकते हैं। इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। यहाँ पर हम आधार कार्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना होगा, आधार नंबर जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आपका आधार नंबर सिलेक्ट नहीं, यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो आधार नंबर आप यहाँ पर सिंपली फिल कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देता हूँ। तो अभी फिलहाल ऐसे ही 12 अंकों का कुछ भी भर देता हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा अंकों का हो गया, ठीक है, ये 12 अंकों का हो गया। फिर यहाँ पर हॉस्टल रिक्वायरमेंट है तो आप येस कर देंगे। यहाँ पर डिजी लॉकर आईडी हम लोग के मतलब जो बीएचयू में पढ़ रहे हैं उनका बन चुका है। तो अगर आपने यहीं से अगर यूजी पास किया तो आपके पास डिजी लॉकर आईडी होगा, चाहे तो भर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। फिर अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो अभी तो आपके पास होगा नहीं क्योंकि मिला नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अभी नो कर दीजिएगा, ठीक है, अंडरटेकिंग भर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आधार में जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर पूरा आप एक लाइन से पूरा फिल कर दीजिएगा, ठीक है, पूरा आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर पूरा ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सिटी, टाउन, एड्रेस 1, एड्रेस 2 अगर देना चाहते हैं तो सारी चीज़ें दे सकते हैं। सिटी, टाउन, विलेज,
देखिए एड्रेस 1 2 दोनों जो है कुछ ना कुछ आपको भरना होगा। इसी में गांव का नाम लिख दीजिएगा, सिटी का, फिर उसी शहर का नाम लिख दीजिएगा, दोबारा उसी चीज़ को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी टाउन, अपना सिटी है, टाउन है, विलेज है, जो भी भर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फिर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, और ये मैंडेटरी नहीं है। लैंडलाइन फ़ोन जो है ये नहीं मैंडेटरी, आप चाहें तो भर सकते हैं। सेम है तो सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर आगे जाकर के यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। अब देखिए मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है क्या, यस, मतलब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, ये सेलेक्ट कर दिया है कि मैं BHU का मतलब छात्र हूँ। तो अगर मैंने मतलब UG अगर यहीं से कंप्लीट किया है तो यहाँ पर मुझे जो है रोल नंबर सही से ही भरना पड़ेगा। अगर मैं गलत भरूंगा तो जाहिर सी बात है ये नहीं लेगा, आगे का प्रोसेस हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आप BHU से हैं, और मैक्सिमम लोग जो हैं वो BHU से हैं इसमें, ठीक है, कई सारे बच्चे जो हैं BHU से हैं, तो अगर आप यहाँ पर येस करते हैं तो आगे का प्रोसेस जो है इस प्रकार से, यहाँ पर जब अपना वैलिड जो है अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे तो आगे का प्रोसेस आसानी से आप कंप्लीट कर पाएंगे। और प्रोसेस सेम ही रहेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर अभी नो करने जा रहा हूँ क्योंकि अगर येस करता हूँ तो एग्जामिनेशन रोल नंबर मुझे सही सही भरना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैं भर नहीं पाऊंगा अभी फिलहाल। तो मैं यहाँ पर नो कर दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पर मैं कुछ भी भर देता हूँ अभी। अब मैं आगे का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, स्टेट, कुछ भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ फिलहाल, डिस्ट्रिक्ट, पिन, ठीक है, पिन मैंने सेलेक्ट कर लिया। आगे कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना होगा, तो मैं अभी ये सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये सेम एज आधार एड्रेस मैंने कर दिया, कोरेस्पोंडेंट एड्रेस का भी, ठीक है, पत्राचार जो एड्रेस होता है वो भी मैंने सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दिया है। तो यहाँ पर सेम पर क्लिक करके ये सारी चीज़ें हमारा जो है वो अब फिल हो चुका है। तो ये फिल होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर अब सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर आगे की प्रोसेस के लिए हमको आगे हम आ चुके हैं। एप्लीकेंट्स डिटेल अब जो है भरा जो चुका है। अब एजुकेशनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल आपको भरना होगा। तो एजुकेशनल डिटेल में देखिए यहाँ पर आपको CGPA में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कन्वर्ट योर CGPA इनटू परसेंटेज। तो बेस्ड ऑन योर बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर्मूला, तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्मूला आता है, हर कॉलेज अगर अलग अलग देती है, ठीक है। तो आपके कॉलेज में अगर जो भी अगर आपके CGPA बेस पर अगर वहाँ पर बनता है, आपका मेरिट जो है वो CGPA बेसिस पर आता है रिजल्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि 10th 12th तक यूपी बोर्ड में जो है वो परसेंटेज में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर BHU में जो है वो CGPA बेसिस पर है। तो इसका फॉर्मूला अलग है। आपके हो सकता है आप जिस कॉलेज से पढ़े यूनिवर्सिटी हो सकता है वहाँ पर फॉर्मूला अलग हो। तो जितना भी जैसे 8 CGPA आया है तो उसको आपका जो फॉर्मूला दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर लीजिएगा परसेंटेज में और यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अभी फिल करने जा रहा हूँ 10th का। तो 10th का मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ यूपी बोर्ड ही भर दे रहा हूँ। वैसे मैं अपना नहीं भर रहा हूँ बट फिर भी मैं यहाँ पर भर दे रहा हूँ कुछ भी। ये मैंने 2017 में पास किया था। चलिए सब्जेक्ट जो है तो सब्जेक्ट एक बार भर दीजिएगा पूरा। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी लिख दे रहा हूँ एक एक अक्षर, ठीक है। इंग्लिश, सोशल साइंस हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैं भर दे रहा हूँ ड्राइंग था मेरा, ड्राइंग लिख देता हूँ। और मेरा था साइंस, ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। आगे यहाँ पर मार्क टाइप में आप परसेंटेज और यहाँ पर जितना भी मार्क्स आपको मिला है तो वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो मान लीजिए आपको 520 नंबर मिले तो 600 का पूर्णांक होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 600 भर देंगे। तो जितना भी परसेंट होगा तो वो खुद ही खुद बता देगा आपको कि कितना परसेंट आपका आया था। देखिए 86.6% इसमें बता रहा है। तो ये 12th भी मेरा यूपी बोर्ड से ही रहा है, तो मैं यहाँ पर फिर से यूपी बोर्ड भर देता हूँ। हालांकि ये मैं अपना भर नहीं रहा हूँ बट ठीक है। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये 2019 में सेलेक्ट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। 2019 में यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने 2020 में किया है तो 2020 में। तो यहाँ पर भाई हिंदी, ठीक है, फिर इंग्लिश, आपका जो भी सब्जेक्ट था वो भर दीजिएगा। मैं यहाँ पर अपना भर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक और सब्जेक्ट होता था, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ।
ठीक है, तो मैथ्स भर दिया। ये 5 सब्जेक्ट मैंने भर दिए। ये भी परसेंटेज पर था, परसेंटेज भर दिया। यहाँ पे फिर होता है ये 500 का ही मैक्सिमम मार्क होता है इसमें, तो मैं यहाँ पर 400 अराउंड भर देता हूँ। ठीक है, अब आपका जितना आया होगा वो भर दीजिएगा। यहाँ पर ये पूर्णांक जो होता है वो 500 का होता है, आपका जितना होगा वो भर दीजिएगा। और ये जो है ये खुद ही आपको बता देगा कि कितना परसेंट आपका आया है। ठीक है, अब देखिए बैचलर्स डिग्री में आप कहाँ से किए हैं बैचलर डिग्री वो भर दीजिए। अगर आप BHU भरेंगे तो सही सही भरने का कोशिश करिएगा। आपका जो है वो अब जो है आ चुका होगा, 6 सेमेस्टर का भी आपका ग्रेड कार्ड आ चुका होगा। ठीक है, तो उस चीज़ का यहाँ पर आप भर दीजिएगा सही सही कितना आया आपका मिला है। तो आपको पूरा कैलकुलेट करना है 1 से लेकर के 6 तक, टोटल कितना CGPA बन रहा है उसको यहाँ पर रख देना है। और फिर उसको आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा कि परसेंटेज में कितना है। तो 9.5 का हमारा फॉर्मूला यहाँ पर मिला हुआ है, तो CGPA को 9.5 से गुणा कर दीजिएगा। मैं कोई भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और मान लीजिए मैंने 2023 में जैसा कि पास किया, तो मैं 2023 यहाँ पर कर देता हूँ। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर, ठीक है, मैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, पोल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है CGPA में, तो CGPA कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 8 CGPA किसी का आया, 8 कितने में, 10 में आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। अब देखिए आप जो कन्वर्ट करना है ना, तो ये खुद ब खुद कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कहा है कि अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार आप इसको सेलेक्ट करिएगा। तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको जो भी फॉर्मूला मिला होगा उससे आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो BHU में की बात करें तो 9.5 से यहाँ पर गुणा करना होता है, तो अराउंड ये 76% आ जाएगा। तो 76 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर यहाँ पर बोला है कि प्लीज रिकन्फर्म दैट यू हैव फिल्ड ऑल एजुकेशनल डिटेल्स प्रॉपरली, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब आगे की डिटेल देखिए, अब आपको यहाँ पर डिटेल भरा जा चुका है, एप्लीकेंट्स डिटेल, एजुकेशनल डिटेल्स। अब डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया यहाँ पर करनी होगी। तो अब जो है मैं आपको कुछ चीज़ें जो है विशेष तौर पर बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने बताया कि 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर 10th मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट दोनों। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ जो अगर आपने बिहार बोर्ड से किया है, मतलब कुछ बोर्ड में ऐसा होता है कि आपको सर्टिफिकेट अलग मिलता है, मार्कशीट अलग मिलता है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले फोटो ले लेना है स्कैन करके, एक बार सर्टिफिकेट का, एक बार मार्कशीट का, और दोनों को क्या करेंगे कंबाइन करके एक PDF फाइल बना लेना है, और PDF फाइल बना करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, उसी तरीके से ये बर्थ सर्टिफिकेट का काम करता है। अगर इसके अलावा अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 10th का सर्टिफिकेट अगर आप देना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट के साथ मार्कशीट भी दोनों लगा करके एक PDF बना करके आप दे दीजिएगा। यूपी बोर्ड में क्या होता है, एक ही हम लोग को मिलता है, एक ही तो मार्कशीट मिलता है, उसी में मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी होता है। बिहार बोर्ड में अलग से मिलता है, और आपका अलग अलग बोर्ड है तो उसमें आपको पता होगा। अगर आपका दोनों एक ही में मिलता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर अलग अलग मिलता है तो दोनों को जो है फोटो खींच करके स्कैन करके आप PDF बना लीजिएगा। 12th की मार्कशीट, तो 12th में भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है 1 PDF फाइल में। तो इसमें भी आप वही करेंगे, अलग अलग है तो PDF स्कैन करके PDF बना लीजिए। एक ही में है तो यूपी बोर्ड में जैसा होता है तो आप फोटो खींच करके उसको PDF बना करके अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड नहीं होगा, PDF अपलोड होगा। ठीक है, अब आगे चलें, कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आपने वहां पर कैटेगरी सेलेक्ट किया था तो अब यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो मैंने वहां पर कास्ट जो है कि OBC सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर अब हमको क्या करना होगा, जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप SC ST से है, मैंने वहां पर OBC सेलेक्ट किया था, अगर आप SC ST सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपसे इनकम सर्टिफिकेट की भी मांग की जाएगी। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको भरना होगा। देखिए SC ST के लिए ना कोई भी डेट नहीं दिया गया है कि आपका कब का बना होना चाहिए। जैसे कि ये EWS और OBC जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसके लिए डेट दिया गया है कि 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 2022 के बाद का होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जब यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो आपको नया चाहिए। वो मांग रहे हैं कि जुलाई 2023 में बना होना चाहिए या फिर उसके बाद का। ठीक है, तो आप अभी बनवा लीजिएगा, टाइम अगर आपके पास पहले का है तब उसको रिन्यू करवा लीजिएगा, हो जाता है आराम से। ठीक है, अगर आपका जो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो उसको सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिएगा। 1 जुलाई 2022 को के बाद का होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बता रहा था। SC ST के लिए ऐसा कोई जो है वो क्राइटेरिया नहीं दिया गया, कोई भी यहाँ पर ये डेट वाइज यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया कि आपको कब का बना होना चाहिए। आपका जब का भी है, जब भी बनवाया होगा आप अपलोड कर सकते हैं। इनकम भी करना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट भी करना होगा, दोनों चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर फिर ग्रेजुएशन लेवल की मार्कशीट। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, PDF बना करके सभी का आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास मान लीजिए कि सेमेस्टर वाइज आपके यूनिवर्सिटी में जो है वो
सेमेस्टर वाइज यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो चलता है। सेमेस्टर वाइज चलता है तो आपके पास 6 सेमेस्टर होंगे, तो 6 का 6 आपको क्या करना है, एक PDF बनाना है, उसमें 6 का मतलब ये पहला का हो गया, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, ये 5वां का, आपको 6ठों सेमेस्टर का जो है एक PDF फाइल बना लेना है। स्कैन करके सभी का ग्रेड कार्ड जो आपको मिला होगा उसका जो है फोटो खींच करके पूरा PDF बना करके यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है, कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास ईयरली सिस्टम चलता है तो वहाँ पर आपके पास 3 ही होंगे, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ठीक है। अब देखिए बाय द वे, मान लीजिए कि किसी का नहीं आया हुआ है, मान लीजिए कि किसी का अभी तक जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, या फिर किसी का ऐसा हो सकता है किसी का लास्ट सेमेस्टर का ग्रेड कार्ड ना हो, या फिर हो सकता है किसी के पास की लास्ट ईयर का मतलब उनके पास रिजल्ट ना आया हो, 2 ईयर का हो। तो अगर आपके पास 4 सेमेस्टर का भी है तो आप कोशिश करिए कि 1 से लेकर के 4 तक का यहाँ पर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो बना करके अपलोड कर दीजिए, जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला है, पहला सेमेस्टर का, दूसरा, तीसरा, चौथा। ईयरली सिस्टम है तो अगर 2 साल का है आपके पास तो दोनों साल का जो है, अभी अगर रिजल्ट नहीं आया तो पहला साल का, दूसरा साल का, ये दोनों का बना करके PDF यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जब आप यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होंगे काउंसलिंग के लिए तो आप वहाँ पर, तो जरूरी है भाई, वहाँ पर दिखाना आपको पड़ेगा। आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि अभी भी नहीं आया है मेरा रिजल्ट, ठीक है, तब दिक्कत होगा आपको, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। BHU में है उनको तो मिल ही जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ दिनों में सबको आ जाएगा अगर किसी का नहीं भी आया तो। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज से हैं तो नहीं आया है तो थोड़ा सा आप जितना अभी आया है उतना अपलोड कर दीजिए, बाद में जब यहाँ पर आएंगे फिजिकली तो लेकर के आइएगा साथ में, ठीक है। अब देखिए अंडरटेकिंग यहाँ पर आप भर सकते हैं, TCCC के लिए मैंने वहाँ पर नो किया था तो यहाँ पर आप इसको जो है यहाँ पर अपलोड, अंडरटेकिंग अपलोड कर देंगे। अंडरटेकिंग डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो यहाँ ये जो हियर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अंडरटेकिंग जो है वो खुल करके आ जाएगा, तो ये डाउनलोड हो जाएगा अभी, ठीक है, ये आ गया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अपना जो है नाम, ठीक है, सन डॉटर आप लिख देना है, NTA रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्लाइड फॉर जिस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर अप्लाई किया वो लिख देना है, और यहाँ पर नेम, सिग्नेचर और डेट के साथ यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको फिर इसको अपलोड कर देना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं चूज फाइल पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर सभी को अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी 10th का था, 10th का मैं अपलोड कर देता हूँ, ये मेरा ही है, मैं तो बस दिखा रहा हूँ तो मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा तभी अपलोड होगा, ठीक है। देखिए जैसे अपलोड हुआ तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट का लिंक यहाँ पर करके आ गया। अब यहाँ पर 12th का करना है तो मैं 12th का कर देता हूँ, ठीक है। मैं 12th का भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं कर दूंगा यहाँ पर अपलोड। अपलोड पर नहीं क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, पहले चूज करना है फाइल, उसके बाद अपलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट शायद करना था तो मैं इस वाले पर कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का था, ग्रेजुएशन, ठीक है। अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट कर देता हूँ अपलोड। अच्छा, यहाँ पर हो चुका है, फिर से गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मैंने कर लिया। यहाँ पर मैं अपलोड पर क्लिक कर दूंगा तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, 3 मेरा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो चुका। ग्रेजुएशन लेवल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, तो मेरा कल ही आया है, उससे पहले जो है मैं भी अपना कर रहा था, तो फिर बाद में मैंने बीच में छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मैं वेट कर लेता हूँ, तो कल दिन में मैं कर रहा था, दिन में मैं छोड़ दिया, फिर नहीं किया। फिर शाम तक जो है मेरा ग्रेड कार्ड आ गया, तो अब मैं करूँगा अपना, ठीक है। तो वो मैं अपना प्रोसेस कर लूँगा, क्योंकि अब सब सारी चीज़ें पता है मुझे भी, और मैं इसीलिए मैं आपको भी बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। तो अब जो है यहाँ पर मुझे करना है ग्रेजुएशन लेवल की जो है पूरा, तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन मैंने लिखा था, तो ये मैं कर देता हूँ सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर अब अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ, तो वो भी अपलोड हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या किया था कि 4 ही सेमेस्टर के पास मेरे पास था, 4 ही सेमेस्टर का, तो मैं 4 सेमेस्टर का अभी क्या किया था, इसमें अपलोड कर रहा था, बट मुझे पता चला कि सारा आ गया, मतलब 6 का भी आ गया। 5th का मेरे पास था बट अभी पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में, मैं लाया नहीं था, तो मुझे जा करके लाना होगा। तो 6 का भी आ गया, तो दोनों लेकर के अब मैं आराम से उसको ये जो है अपलोड करूँगा आराम से, ठीक है। तो आप भी ले लीजिएगा, फिर अपलोड कर लीजिएगा। अंडरटेकिंग फॉर्म है, तो यहाँ पर मैं चूज फाइल कर लेता हूँ। TCCC नहीं है तो मुझे अंडरटेकिंग यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पर अंडरटेकिंग में कुछ है नहीं, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसी को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे डेमो दिखाना है बस। तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, कोई सा भी फाइल यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया। तो अब जो है डॉक्यूमेंट जो सबमिशन का प्रोसेस है वो हो चुका है, सारा डॉक्यूमेंट आपका जो है वो यहाँ पर फिल हो गया।
अब यहाँ पर अपलोड होने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर यहाँ पर फिर से क्लिक कर देंगे। अब आ जाएगा यहाँ पर आपको फोटो और यहाँ पर सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करना होगा। तो वही मैं बात कर रहा था कि एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट है ना, मैं प्रोसेस में ही आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो वीडियो जब आप देख लेंगे तो सारा चीज़ आपको पता रहेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने केबी का चाहिए। तो साइज देख लीजिए यहाँ पर कि इसका जो हाइट होना चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर और विड्थ जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर का, और इमेज शुड बी लेस देन 100 KB जेपीजी फॉर्मेट में, मतलब फोटो फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, फोटो का अगर आप पीडीएफ बना करके अपलोड करेंगे तो नहीं लेगा, ठीक है। वैसे ही सिग्नेचर का ही हाल उसी तरीके से है, 100 KB का यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो मैं अपना ही फोटो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले चूज फाइल करूँगा, फिर यहाँ पर जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से मैं अपना ही फोटो जो है अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे अपलोड फोटो पर क्लिक करूँगा तो वो फोटो जो है अपलोड हो जाएगा। आगे मैं सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, ठीक है। तो अगर देखिए 100 KB से ज़्यादा का होगा तो ये अपलोड नहीं लेगा, तो 100 KB से कम का होना चाहिए। तो सिंपली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसका साइज रिड्यूस करेंगे तो सिंपली वहाँ पर जाइएगा, गूगल पर सर्च करिएगा रिड्यूस फोटो इमेज साइज, तो वहाँ पर आ जाएगा लिख करके, कई सारे लिंक ओपन हो जाएंगे, लिंक ओपन करिएगा और सिंपली आप फोटो अपलोड करिएगा, वो रिड्यूस जितना भी आप साइज करना चाहेंगे वो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये सेव एंड प्रोसीड पर कर देते हैं क्लिक, ये हो गया। अब देखिए मेन जो यहाँ पर सिलेक्ट द प्रोग्राम, अब प्रोग्राम को आपको सेलेक्ट करना है। पहले मैंने बताया कि 3 चीज़ें यहाँ पर, CUET-PG का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इसके लिए आपने दिया होगा। फिर आपने जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे NTA वाले वेबसाइट पर, तो वहाँ पर जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे होंगे तो वहाँ पर आपने BHU के जब प्रेफरेंस, यूनिवर्सिटी जब प्रेफरेंस भर रहे होंगे तो BHU को सेलेक्ट करा रहना चाहिए आप। अगर आप नहीं किए हैं तो आप नहीं भर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरी बात है कि अब आप अगर आपने ये दोनों काम किया है तो अब आप यहाँ पर जैसे कि किसी भी उसमें जब आप सिलेक्ट कर रहे होंगे तो किसी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा, मान लीजिए कि आप बैचलर्स ऑफ लॉ का एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, आप पेपर जो दिए होंगे बैचलर ऑफ लॉ का। अब मान लीजिए आप BHU को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर BHU में अगर आपने पहले तो एग्जाम दिया होना चाहिए वो कोर्स का, मान लीजिए इस प्रोग्राम का नेम लिखा हुआ है बैचलर ऑफ लॉ, तो LLB ऑनर्स का अगर आपने पेपर दिया है, मान लीजिए मैंने दिया है इस साल, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी के लिए ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट प्रोग्राम कर दूंगा। देखिए मैंने एक सेलेक्ट प्रोग्राम किया है तो फी कितना कैलकुलेट हो रहा है इसका, एक ही तो प्रोग्राम अभी सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट किया हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक का 300 रुपये चार्ज कर रहा है हमसे, तो यहाँ पर अब ये भी आपको पता चल गया कि भाई अब कितना पैसा लगेगा, ठीक है, मतलब इसका भी दिक्कत होता है कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपसे 300 रुपये लिया जाएगा। अगर मैं बाय द वे मान लीजिए दूसरा भी सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने दूसरा सेलेक्ट कर लिया, तो दूसरा जैसे ही करूँगा तो 100 रुपये बढ़ गया, ठीक है, 100 रुपये बढ़ गया। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये पेड सीट के लिए है, तो ये जो MA इन फिलोसॉफी है इसके लिए पेड सीट भी है। तो पेड सीट के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर किसी और यूनिवर्सिटी से है तो मैं आपको बता देता हूँ, BHU से जो तुमको पता होगा कि जो भी जितने भी सीट रेगुलर पर होते हैं, मान लीजिए कि रेगुलर सीट जो है MA जियोग्राफी मान लीजिए 100 सीट है, तो उसका 15% यानी 15 सीट ऐसे होंगे जो कि पेड सीट में आपका जो है एडमिशन जो है पेड सीट में लिया जाएगा। 15 ऐसे सीट होंगे जो कि एक्स्ट्रा सीट्स होंगे, 100 हो गया, 100 रेगुलर सीट हो गया, और फिर पेड सीट 15% जो है एक्सटेंड हो जाता है पेड सीट। पेड सीट में बस यही मतलब है कि कोर्स पूरा सेम रहेगा, पढ़ाई लिखाई सब सेम होगा, उसी कोर्स में आपका भी एडमिशन होगा पेड सीट पर भी, लेकिन बस आपको थोड़ा सा फी जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब कि मैं बात करूँ अगर MA में अगर आप एडमिशन लेते हो तो मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपये लगेगा आपका, तो एनुअली मान लीजिए, तो अगर 4-5 हज़ार रुपये लग रहा है तो आपको पेड सीट पर जो है, रेगुलर सीट पर तो 4-5 हज़ार लग रहा है, 4-5 हज़ार, लेकिन अगर आप पेड सीट पर एडमिशन लेते हैं तो हो सकता है आपको 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, मतलब कोर्स के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है फी जो है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ इसमें जो है पेड सीट पर भी S कर देता हूँ, तो देखिए कितना हुआ था, एक कोर्स के लिए 300 दिखाया, फिर दूसरा मैंने सेलेक्ट किया तो 400, और फिर कितना हो गया पेड सीट के लिए तो 700 बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अगर एक पेड सीट सेलेक्ट करते हैं, पेड सीट अगर आप सेलेक्ट करते हैं कोई पेड सीट, तो 700 रुपये प्लस चार्ज किया जाएगा आपसे एक्स्ट्रा, और अगर आप कोई एक कोर्स में सेलेक्ट करते हैं तो आपसे 300 रुपये, और फिर अगर आप फर्दर ऐड करते जाते जितना भी ऐड करेंगे तो आपसे 100 रुपये और बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं अभी एक में मैंने किया है पेड सीट को सिलेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ एक और कर लेता हूँ, अब देख लेता हूँ अब कितना हो जाएगा। इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर यस कर देता हूँ, 100 रुपये बढ़ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेड सीट में भी यस कर देता हूँ, देखिए नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये है कि
कोई भी कोर्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपसे 300 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर में अगर आप सेलेक्ट करते हैं रेगुलर सीट पर तो आपसे 300 रुपये चार्ज किया जाएगा। कितना? 300 रुपये चार्ज किया जाएगा, ठीक है। आप ज्योग्राफी से हैं तो ज्योग्राफी में भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नीचे दिया होगा, सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो LLB में कर लिया हमने, क्या किया, सेलेक्ट प्रोग्राम में, ये रेगुलर सीट के लिए था। तो रेगुलर पर मैंने क्लिक किया तो कितना चार्ज किया जा रहा है मुझसे किया जा रहा है 300 रुपये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर के लिए, ठीक है। अगर मैं पेड पर भी क्लिक कर देता हूँ, पेड सीट के लिए यस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 700 रुपये बढ़ जाएगा। तो 7×3 कितना हो जाएगा, 700 रुपये इसका, 300 रुपये इसका, यानी कि 1000 रुपये हो जाएगा, 1000, ठीक है। अगर आप एक ही मतलब कोई एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें आप पेड सीट और रेगुलर दोनों पर लेना चाहते हैं तो 1000 हो जाएगा। और अगर आप फिर और बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप 3-4 कोर्सेज में अगर आप यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो मान लीजिए कि 4 को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी 4, तो 4 को सेलेक्ट करेंगे तो 100 रुपये फिर आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हुआ था 1000, फिर यहाँ पर 100 रुपये बढ़ जाएगा आपका, फिर 100 रुपये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा 1000 लगेगा, दोनों आप सेलेक्ट करना पड़ेगा, रेगुलर और प्लस पेड सीट, तो 1000 लगेगा। और अगर आप वैसे ही बढ़ाते जाएंगे तो 100 रुपये आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द प्रोग्राम हो गया है, तो मैंने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया है। अब जो है ना, सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं आगे जाऊंगा तो हमसे क्या कहेगा ये, पेमेंट करने के लिए। तो सेव एंड कंटिन्यू पर कर देते हैं। मान लीजिए 1200 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है, सेव एंड कंटिन्यू पर। बैंक का यहाँ पर नेम डिटेल आपको भरना होगा। तो मैं अभी ये बैंक डिटेल इसलिए मांगा जा रहा है कि मान लीजिए बाद में आप जो है एडमिशन कैंसिल करते हैं, आप एडमिशन फी दे देते हैं, ये जो इसका फी आपको नहीं लौटाया जाएगा। ये जो फी है जो आपने अभी पे करेंगे जो कोर्स के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे 3 कोर्सेज में मान लीजिए आपका 1200 रुपये हो गया, तो वो जो 1200 रुपये आप करेंगे ना वो रिफंड नहीं होगा, वो नॉन रिफंडेबल है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि एडमिशन ले लेते हैं बाद में, मान लीजिए LLB में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में आप क्या करते हैं कि कुछ दिनों बाद आप मतलब कि किसी और यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी हैं, कई यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग होगा, आप यहाँ भी करवाएंगे, हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी में कराएं। तो मान लीजिए कि BHU छोड़ के आप दूसरी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है, वहाँ चले जाते हैं पढ़ने, तो यहाँ से पैसा जो है आपको वापस कर दिया जाएगा, जो आप कोर्स का पैसा जो यहाँ पर दिए रहेंगे, ठीक है। एडमिशन कैंसिल होगा, आपको फिर पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो 1200 रुपये अभी लग रहा था वो पैसा वापस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक का आप यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, तो मैं कुछ भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ब्रांच नेम, अकाउंट होल्डर नेम, क्या हुआ नहीं ले रहा, ओके। चलिए मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया है कि भाई फोटो तो मेरा लगा हुआ है बट मेरा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। मेरी डिटेल है नहीं, बस फोटो यहाँ पर लगा हुआ है कि भाई मेरा सिग्नेचर भी। ये सारी चीज़ें जो है आपका यहाँ पर लिख करके आ जाएगा कि आपने क्या क्या अपलोड किया है, सारी चीज़ें एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, कोई भी गलती ना हो। एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद आप इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर आई कन्फर्म द एबव, यहाँ पर फिर कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है प्रोसीड टू पेमेंट, तो मैं प्रोसीड टू पेमेंट पर चला जाऊँगा। तो अब मुझसे 1200 रुपये मांगेगा। अब भाई मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ, ठीक है, 1200 रुपये में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मेरा रजिस्ट्रेशन करना होता तो मैं कर देता, बट अभी के लिए क्योंकि किसी का इसमें है नहीं, अगर किसी स्टूडेंट का होता तो फिर किया जाता, बट किसी स्टूडेंट का है नहीं। ये तो ऐसे ही मैंने डेमो के लिए दिखा रहा था आपको, तो मैं 1200 रुपये फालतू का खर्च तो करने वाला हूँ नहीं, ठीक। तो जो है आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो यहाँ पर पेमेंट का मोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, आपको ऑनलाइन ही करना होगा। तो यहाँ पर UPI से, अदर नेट बैंकिंग, SBI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी करना होगा आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और प्रोसेस करना होगा, ठीक है। इसके बाद एक और प्रोसेस करना होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहाँ चला जाऊँ, अब आगे तो मैं जा नहीं सकता, तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर चला जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या होगा, ये प्रीव्यू फॉर्म कर लिया आपने, मेक पेमेंट, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये 4 जो स्टेप है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसमें 7 स्टेप थे, यही मेन था, ये हमने कर दिया। ये मैंने पूरा आपको प्रोसेस दिखा दिया करके। ये जो स्टेप 4 है यहाँ पर आप अटक गए हैं, यहाँ पर अभी हमने मतलब आपको अटका दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट जो है वो करने का कोई फायदा नहीं है। तो पेमेंट आप करिएगा। पेमेंट करने के बाद लास्ट में आपको ये कोर्स प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से भरना है। देखिए कोर्स प्रेफरेंस में आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो कोर्स प्रेफरेंस आपको खुल करके आ जाएगा। तो अब कोर्स प्रेफरेंस भरना कैसे है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप जियोग्राफी में आप यहाँ पर भरना चाहते हैं, ठीक है। जियोग्राफी आपने सेलेक्ट किया था, जियोग्राफी यहाँ पर जब यहाँ पर ये सेलेक्ट करना था लास्ट में, ठीक है,
अभी जो हमने प्रोग्राम सेलेक्ट किया, तो प्रोग्राम सेलेक्ट करके बाद पेमेंट का ऑप्शन आया, तो जो भी आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया, मान लीजिए ज्योग्राफी, तो अब लोकेशन जो प्रेफरेंस होगा, लोकेशन आपको भरना होगा कि कहाँ कहाँ आप पढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए कि ज्योग्राफी जो है वो अवेलेबल है मेन कैंपस में, और मान लीजिए डीएवी में भी अवेलेबल है। लड़की अगर आप हैं, मतलब गर्ल्स हैं, तो आपके लिए हो सकता है कि एमपीजी में, ठीक है, और भी कई सारे लड़कियों के लिए जो है अलग अलग एमएमबी हो गया, एमपीजी हो गया, VCW, VKM, तो जहाँ जहाँ भी अवेलेबल होगा वो आपको लिख करके आ जाएगा कि ये वाला कोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए ज्योग्राफी अगर आप ले रहे हैं, तो ज्योग्राफी मान लीजिए कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में है, डीएमसी में, ठीक है, और मान लीजिए एमएमबी में ही है। एमएमबी में अगर आप बॉयज़ हैं तो एमएमबी का ऑप्शन आएगा ही नहीं, अगर आप मतलब कि गर्ल्स हैं तो आपको और भी ऑप्शन हो सकता है दिखे, जहाँ जहाँ भी कोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है, वहाँ वहाँ आपको ये सारे लोकेशन आपको दिख जाने। मान लीजिए कि VCW भी आपको दिख गया, VKM भी दिख गया, ठीक है, और AMPG भी आपको दिख गया। अगर आप गर्ल्स हैं तो ये ऑप्शन दिखेंगे, नहीं तो आप अगर लड़के हैं तो हो सकता है DMC और DAV आपको दिखे, यही दो दिखे, ठीक है, जहाँ जहाँ अवेलेबल होगा वहाँ वहाँ आपको ये दिखेगा। तो आप मान लीजिए कि DMC को पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो पहला बार आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। दूसरे में आप मान लीजिए DMC को ही देना चाहते हैं, पेड सीट पर देना चाहते हैं, तो पहला वाला आप रेगुलर सीट के लिए सिलेक्ट कर लीजिएगा, और दूसरा वाला जो सिलेक्ट करेंगे वो किसके लिए, पेड सीट के लिए, DMC में ही। लेकिन किसी को मान लीजिए कहेंगे कोई मतलब कि गर्ल्स हैं, वो बोलेंगे कि हमको एमएमई में पढ़ना है, तो एमएमई में पढ़ना है तो आप एमएमई को पहला प्रेफरेंस दे दीजिए रेगुलर सीट पर, अगर पेड सीट अवेलेबल है तो दूसरा प्रेफरेंस पेड सीट को दे दीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं, आपको VCW में पढ़ना है तो आप उसी कोर्स के लिए, अगर VCW में अवेलेबल है वो कोर्स, ठीक है, जो भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर जियोग्राफी का अवेलेबल है VCW में, अगर आप VCW के पास अगर आपका घर है, चाहते हैं कि नहीं VCW में हमको पढ़ना है, तो आप VCW में क्या करेंगे, रेगुलर के लिए यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे, पहला वाला रेगुलर के लिए, अगर पेड सीट है तो दूसरा प्रेफरेंस आप दे देंगे इसके लिए, ठीक है। और फिर आपका प्रेफरेंस वही है कि DMC में आपने पहला दे दिया तो रेगुलर के लिए, फिर पेड के लिए, इसके बाद मान लीजिए DAV में देना चाहते हैं तो आप तीसरा प्रेफरेंस अपना DAV में दे दीजिएगा, ठीक है। फिर चौथा ऐसा ही आप अपना जो भी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जो पसंद है, जो भी लोकेशन आपको पसंद है, जो भी कॉलेज इसमें से पसंद है, DMC, DAV, MMB, जहाँ भी आपको सूटेबल लगता है, अच्छा लगता है, वहाँ पर आप प्रेफरेंस भर सकते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसको पहले पर रखिएगा, फिर ऐसे ही अपना आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप कि मतलब ये पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसमें टाइम लगा है, बट मैंने पूरा जो प्रोसेस आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। अगर आप BHU के छात्र हैं, नहीं भी हैं, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। BHU के अगर आप छात्र हैं तो पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम अब नहीं आ रही है, और आपका जो ग्रेड कार्ड है वो भी अब मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो कोर्सेस हैं सभी का आ चुका है। ज्योग्राफी का ही थोड़ा सा लेट हुआ है, वो भी आ चुका कल, तो मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से जो है पूरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जब शुरुआत में क्या होता है, जैसे ही आया था ये मतलब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस आया था, कुछ दिन पहले ही आया है, तो 6-7 दिन पहले आया था, ठीक है। तो जब भी आया था ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जब ये पोर्टल ओपन हुआ तो कई सारे जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे फ़ोन करके बोले कि मतलब यहाँ पर तो इनवैलिड बता रहा है, अब क्या करें। तो मैं उनको यही बोला था कि कुछ दिन वेट करो, कुछ दिन में ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आज देख रहा था, मतलब कल देख रहा था, तो कल मुझे पता चला कि अब जो है वो इशू जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। हो सकता है आपको भी पता चल गया हो, तो मुझे पता चला तो मुझे लगा कि अब जो है इस पर वीडियो बना देना चाहिए, तो मैंने आपके लिए ये जो है वीडियो बना दिया है। तो कोई भी अगर दिक्कत आए तो आप दिए गए नंबर में, जो शुरुआत में मैंने नंबर दिया, उस पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें जानकारी आप ले सकते हैं अगर कोई दिक्कत आता है तब। हालांकि मैंने कोशिश की है कि इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको साइमल्टेनियसली जो है इसमें बताते गया हूं मैं, पूरे वीडियो के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे सारा चीज़ें बता दिया है। आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद आप पूरा मतलब अपना जो प्रोसेस है वो अपना कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो फर्दर अपडेट्स हैं यहीं पर मिलेंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।